तो ठंड कम हो गई, अब भी बच्चे कम आते हैं। सर घर बैठ कर कर रहे हो अच्छा, स्टडी। घर बैठ के कर रहे हैं। स्टडी करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। जब हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिटी को देखते हैं ऑर्गेनिज्म में, कि भाई हमारे चारों तरफ दिखता है, घोड़ा भी दिखता है हमें, खच्चर भी दिखता है, बिच्छू भी दिखता है, मछली भी दिखती है, मेंढक भी दिखता है, पेड़ भी दिखते हैं अलग अलग किस्म के, तो हमारे मन में, हमारे जहन में एक प्रश्न आता है बच्चों, कि भाई क्या इनकी जो बनावट है, इनके बनाने में जो इस्तेमाल हुआ है मटेरियल, और हम में जो हुआ है, क्या वो एक जैसा है या अलग अलग है? एक मन में आता है ना, यार इसके अंदर भी वही चीज है क्या जो हमारे अंदर है? इसके अंदर भी वही रसायन है, वही केमिकल्स हैं क्या जो हमारे भीतर हैं? तो ये एक प्रश्न आता है, और इस प्रश्न का जवाब मिल सकता है कैसे? अगर हम उनका केमिकल एनालिसिस करें, है ना, रासायनिक विश्लेषण करें। जब तक रासायनिक विश्लेषण नहीं करेंगे तो हमें उसका जवाब नहीं मिल पाएगा, है ना। तो रासायनिक विश्लेषण कैसे किया जाता है? एक सरसरा तो एलिमेंट्स का रासायनिक विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो आपने इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री में पढ़ा ही है कि कैसे करते हैं? अगर हम देखें कि भाई अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरह के केमिकल्स जो हैं मौजूद रहते हैं, ठीक। ऐसा ही एक एनालिसिस हमें आता है कि यार जो हमारी अर्थ है, अर्थ क्रस्ट है, या उसके अंदर भी वो एलिमेंट्स हैं जो बायोस्फीयर में, जो हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर है। तो देखने में यह आया है बच्चों कि जो चीजें हमारी अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं, वही इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, वही इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। अंतर क्या है? अंतर है उनकी मात्राओं का, कि भाई एक यूनिट पर मास कितना परसेंट अर्थ में है और कितना परसेंट हमारी बॉडी में। अगर हम देखें, कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात देखें, प्रतिशत देखें, तो हमारे शरीर में, यानी जीवों के शरीर में, कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत अर्थ क्रस्ट में पाई जाने वाली कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत से क्या है? ज्यादा है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में इन एलिमेंट्स का ज्यादा प्रयोग हुआ है। लिविंग बीइंग में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ज्यादा प्रयुक्त हुई हैं, इनका प्रयोग बहुत अधिताय में हुआ है। लेकिन केमिकल एनालिसिस में चीजें वही मिलती हैं जो वहां पर हैं, जो यहाँ पर है, ठीक। एक और हम एनालिसिस करेंगे, अगर हम देखें कि भाई किसी भी सब्सटेंस में कैसे केमिकल्स का एनालिसिस किया जाता है, तो एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि कोई भी आप प्लांट पार्ट ले सकते हैं। प्लांट पार्ट में क्या क्या आते हैं? कोई लीफ हो सकती है, कोई उसकी रूट हो सकती है, रूट हो सकती है, जंगल कोई ब्रांच हो सकती है, कोई बर्ड हो सकती है। ऐसे ही कोई एनिमल टिश्यू या एनिमल टिश्यू, इन दोनों में से कोई भी लीजिए आप, और गुड मॉर्निंग, और उसे क्या कीजिए? ग्रिंड कीजिए। क्या कीजिए? ग्रिंड। ग्रिंड करना आता है सब बच्चों को? कई तरह से कर सकते हैं ग्रिंड, है ना। रगड़िया, उसका पूरा रगड़ लें उसे अच्छी तरह से, है ना। वो किसी भी एपरेटस में किया जा सकता है। तो उसे ग्रिंड करने के बाद हम उसे कॉटन पेपर से क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। कॉटन पेपर से क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। और जब हम उसे फिल्टर करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब हम उसे ग्रिंड करते हैं तो एक पल्पी, है ना, मांस इकट्ठा हो जाता है। मांस का मतलब द्रव्यमान पदार्थ, वो इकट्ठा हो जाता है। अब हम उसे क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। अच्छा हाँ, इसे ग्रिंड किसके साथ करना है? सामान्य ग्रिंड नहीं करना, इसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ करना है। किसके साथ करना है?
ट्राइक्लोरो, एसिटिक एसिड कोई बता सकता है मुझे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है? CH3 C सी एच थ्री सी ओ ओ एच, ये किसका सूत्र है? एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड का है ये तो। किसका है? एसिटिक एसिटिक एसिड का है। एसिड अगर मैं देखूं तो भैया ये सूत्र हुआ ये, अगर इसमें तोड़ूं तो इस तरह से आ जाएगा ये इसका स्ट्रक्चर। और यदि मैं तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापित कर दूं तो सूत्र बन जाएगा ये। और इसे संरचना से अणु रूप में मैं लिखूं तो ये आ जाएगा ये कौन है? एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है। हाँ? अब यहाँ पर इस एसिटिक एसिड के हमने इसे प्रतिस्थापित कर दिया किससे? क्लोरीन से। कितने क्लोरीन से? 3। 3 का मतलब ट्राई, तो ये बन गया एसिटिक एसिड से ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इसे हम क्या नाम देंगे? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो हम ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करेंगे इसे। क्लियर? इसमें कोई टेंशन तो नहीं है? आगे समझ में? तो हम किसके साथ ग्राइंड करेंगे इसे? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करेंगे और फिर इसे फिल्टर करेंगे। जब हम इसे फिल्टर करते हैं बच्चों तो हमें 2 फ्रैक्शन प्राप्त होते हैं। कितने फ्रैक्शन प्राप्त होंगे? 2। एक तो वो जो छन के नीचे आ गया, उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फिल्ट्रेट कहते हैं। ये इसका मतलब ये वो हिस्सा है जो इस एसिड में घुल गया, सोल्यूबल हो गया, तो इसे एसिड सोल्यूबल पूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? एसिड सोल्यूबल पूल। क्लियर? जो ऊपर रह गया, क्या रह गया? जो ऊपर रह गया वो क्या हुआ? छना नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? रिटनेट, है ना? और ये एसिड में घुला नहीं था इसलिए नीचे रह गया, तो इसे क्या कहेंगे? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। समझ में आ गया? छोटा सा काम किया हमने, पत्ती ली या एक लीवर का टुकड़ा लिया हमने, एक टिश्यू का टुकड़ा लिया, उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला और उसे क्या कर दिया? ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड पेस्टिल और मोर्टार की सहायता से भी किया जा सकता है। तुमने देखा वैद्य होते हैं उनके पास होती है एक वो, है ना, उससे भी कर सकते हैं आप। सिलबट्टा भी है आपके पास ग्राइंड करने के लिए, है। और छोटी छोटे मिक्सी टाइप उपकरण भी हो सकता है अभी, है ना, उसमें ग्राइंडिंग कर दिया और उसके बाद क्या कर दिया बेटा? फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद 2 फ्रैक्शन हमें प्राप्त हुए, एक एसिड सोल्यूबल है और एक एसिड इनसोल्यूबल है। एसिड सोल्यूबल वो है जो कौन सा है? एसिड इनसोल्यूबल जो नहीं। इसे यहीं पर एक और क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद इसकी डिटेल तो करेंगे ही, लेकिन यहीं पर एक बात और क्लियर कर देता हूं, आपके दिमाग में वो जहन में वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। जो बेटा एस जो फिल्टर होके नीचे आ गया, इसका मतलब बारीक था, छोटा था, वो अणु छोटे थे, दे आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो क्या है? माइक्रो मोलिक्यूल्स। और जो ऊपर ही रह गए वो कौन है? मैक्रो मोलिक्यूल्स। जो माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो एटॉमिक वेट होता है वो 18 डाल्टन से 800 डाल्टन तक हो सकता है। 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन। और इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो किससे ज्यादा होता है बेटा? 1000 डाल्टन। डाल्टन में डी लगता है खाली। समझ में आ गया? 1000 डाल्टन से कम है, 800 डाल्टन तक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल्स। और 1000 डाल्टन से ऊपर अगर चला गया तो वो, जो मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया क्योंकि बाद में कभी आए तो हमें कंफ्यूजन ना हो कि भाई सर ने 3 चीजें एक साथ बताई थी। फिल्ट्रेट है,
एसिड सोल्यूबल्स है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, यही है ना। ये एसिड इंसोल्यूबल है, यही मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और ये इनका मॉलिक्यूल क्यों कहा गया है ना, क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट जो है 1000 डाल्टन से ज्यादा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. जब हम फ्रैक्शन करके देखते हैं, इसमें थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स हैं इसमें, दोनों में मिलके, है ना। थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स हैं। अब बात ये आती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल तो आपने सुना है नाम, Yes, sir. सुना है ना। Yes, sir. अब है लिविंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाएं, तो लिविंग के अंदर जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें ही हम क्या कह रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। उन्हें ही हम क्या कह रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो कौन सा आया बायोमोलिक्यूल्स का समझ में? Yes, sir. Mm. ये बायोमोलिक्यूल्स है। अब इसमें छोटे बायोमोलिक्यूल्स भी हैं और बड़े बायोमोलिक्यूल्स भी हैं, है ना। छोटे कौन से हैं और बड़े कौन से, ये मैंने शार्प कर दिया कि जिनका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से नीचे रहेगा वो क्या कहेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल। और जिनका 1000 से ऊपर जंप कर जाएगा उन्हें हम क्या कह रहे हैं, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। मैक्रो के साथ एक शब्द, क्योंकि अब मैंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा दिया, मैंने जानबूझ के यहाँ पे बायो नहीं लिखा था, अब मैं इसे माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहूंगा, क्योंकि ये किसके अंदर से हमने निकाले हैं, लिविंग बीइंग के अंदर से निकाले हैं। और लिविंग बीइंग के अंदर कार्बन के जो भी कंपाउंड हैं, कार्बन के जो भी केमिकल्स हैं, रसायन हैं, उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों। हम्म? प्रश्न ये आता है कि क्या इनऑर्गेनिक भी है इसके अंदर, ये तो ऑर्गेनिक हो गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के हैं तो कैसे हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है ना सब बच्चों को, Yes, sir. क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलते तो हाइड्रोकार्बन हुए। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जो कार्बन से बने हो, जिनमें कार्बन है ना से बनते हैं, जो कार्बन से बनते हैं। कार्बन के साथ अगर केवल हाइड्रोजन ही हो तो हाइड्रोकार्बन से, और कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वो बनेंगे, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से बनेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई क्या इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है हमारे अंदर, है? इसे कैसे देखें, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कोई प्लांट का पार्ट ले लीजिए या एनिमल का पार्ट लीजिए। प्लांट का पार्ट क्या ले सकते हैं आप, हैं स्टेम रूट स्टेम, रूट, लीफ, कोई भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपने लीफ ले ली और उन्हें वेट कर लिया, क्या कर लिया, लीफ ली और उसका क्या कर लिया, वेट कर लिया। या कोई टिश्यू ले लिया, एनिमल टिश्यू, उसका वेट कर लिया। जो वेट करेंगे इसे हम क्या कहेंगे, वेट वेट। गीला है ये, है ना, अभी इसके अंदर पानी है, जैसा तोड़ा था वैसा ही वेट कर लिया हमने, जैसा निकाला था वैसा ही वेट कर लिया, तो हम इसे क्या कहेंगे, वेट वेट। क्लियर, कोई टेंशन। अब आपने इसका पानी उड़ा दिया, पानी को एवोपरेट कर दिया, पानी को क्या कर दिया, और जब पानी इसमें से उड़ जाएगा तो क्या रह जाएगा, ड्राई वेट। अब इसे क्या कहेंगे, ये पानी उड़ गया तो क्या बन गया, ड्राई वेट हो गया नहीं, पानी उड़ गया इसमें से। बाकी सब चीजें हैं जो इसमें होनी चाहिए थी, है ना। आपकी मम्मी अचार डालती है तो मूली लेती हैं या कुछ भी लेती हैं, उन्हें क्या करती है, साफ वाफ करके किस में डाल देती है, धूप में डाल देती है कि भैया इसमें से पानी उड़े। क्योंकि जितना कम पानी इसके अंदर रहेगा उतनी इसमें फंगस लगने की संभावना कम रहेगी, मॉइस्चर जितना कम होगा फंगस उतनी कम लगेगी, है ना। तो इसलिए धूप में सुखाते हैं। तो वहां खैर अलग चीज है, यहाँ कंसर्न अलग है। हमने इसे इसका पानी एवोपरेट कर दिया, चाहे हमने इसे किसी चीज में भी रखा, इसका पानी उड़ा दिया, जब इसका वेट किया तो क्या बन गया, ये ड्राई। ठीक है। अब इसके बाद हमने ड्राई वेट लेने के बाद
इनमें अंतर आएगा कि नहीं आएगा? वेट वेट और ड्राई वेट में अंतर आएगा या एक एक जैसे रहेंगे? अंतर आएगा, क्योंकि इसमें से पानी निकल चुका है। तो हमने जो अंतर किया इसमें, मतलब उसमें इतना पानी था, इसमें इतना पानी था, ठीक है। अब हमने इसे बर्न कर लिया, तभी तो सुखाते हैं। आपको पेड़ की लकड़ी जलानी हो तो क्या करते हैं? पहले लकड़ी काटते हैं, काटने के बाद उसे सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसे जलाते हैं। बस फर्क ये है कि आप वेट नहीं किया, वेट नहीं करते आपने। अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमने वेट किया, हमने एक लकड़ी का टुकड़ा काटा, ठीक है, उसका वेट कर लिया, यू आ गया ड्राई वेट। फिर हमने उसे सूखना रख दिया, जब तक पूरा सूख गया, फिर उसका वेट किया, इसका मतलब उसमें पानी निकल गया, जितना वेट था पानी था वो खो गया। अब हमने उसे जला लिया, क्या बचेगा? अब इसमें तो ऑर्गेनिक भी है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, जो कार्बनिक कंपाउंड हैं, उनकी क्या खास बात होती है? जब वो जलते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के रूप में उड़ जाते हैं, है ना। अब यानी बर्न करने के बाद इसमें से सारे ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड है, जितना भी हिस्सा ऑर्गेनिक का है, वो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन के उड़ जाएगा। शेष क्या रहता है? ऐश, राख। अब ये ऐश क्या है, क्यों बची है? ये किस चीज की है? ये क्या है? ये ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। क्या है ये? इनऑर्गेनिक। सोडियम हो सकता है ये पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, यानी ये है इस तरह के सब्सटेंस है। एक सारणी बनी हुई होगी आपकी उसमें, दो सारणियां बनी हुई हैं। पहली सारणी आप देखें कि एक अर्थ क्रस्ट के साथ कंपैरिजन है ना, है कंपैरिजन इसमें। देख रहे हैं सारणी में कार्बन कितनी है अर्थ क्रस्ट में, ऊपर हेडिंग डाल रखा अर्थ क्रस्ट और फिर लिविंग। कार्बन है 0.03 और ह्यूमन बॉडी में 18.5 इतनी ज्यादा हो गई परसेंटेज के हिसाब से है। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन 46.6 है। हाँ, और दोनों कंपैरिजन कर लो तो इनऑर्गेनिक वाला हिस्सा जो है अर्थ क्रस्ट में ज्यादा मिल जाएगा, ऑर्गेनिक के कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है लिविंग में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। आपने ये मोटा मोटा कंपैरिजन करके ये कंक्लूजन इसका निकलेगा। सब बच्चे खोलो, लाए हो वो जाते। 12th क्लास के ला रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक, कोई बात, क्लियर होगी ये बात। यस सर। अब एक दूसरी सारणी भी देखो इसमें, यस सर। क्या है इसमें? ये कंपाउंड कंपाउंड दे रखे हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वाटर है, सल्फेट है, फॉस्फेट है ना, ये सब दिए हुए हैं, दे रखे हैं। ये हमें हमारी बॉडी में मिलते हैं, क्लियर। एसिड सोल्यूबल पूल में गए ये, लेकिन जब हम एसिड इनसोल्युबल पूल का विश्लेषण करते हैं तो इसमें मोटे तौर से केवल 4 प्रकार के कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं? 4 प्रकार के कंपाउंड्स इसके अंदर मिलते हैं, इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स। अगर हम केमिकली देखें तो वो एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, है ना, एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं। लेकिन यदि हम बायोलॉजिकली हम उसे देखें, बायोलॉजिकल कंसिडरेशन करें तो दे आर एमिनो एसिड्स, दे मे बी एमिनो एसिड्स, दे मे बी फैटी एसिड्स, दे मे बी न्यूक्लियोटाइड्स, दे मे बी पॉलीसैकेराइड। है 4 प्रकार के मैंने बताया ना। मोटे तौर के देखो 4 प्रकार की क्या है कि भैया वो शुगर है, एक तरह से प्रोटीन का यूनिट है, फैट का यूनिट है, और न्यूक्लिक एसिड का यूनिट, ठीक है, क्लियर हो गया। मोटे तौर पे ये है। तो हम इनमें एक एक करके इन बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे।
एक एक करके इन बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी करेंगे। एक शब्द आया है इसमें, मेटाबोलाइट्स। क्या आया है? मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स जो भी, अभी हम अमीनो एसिड का डिटेल करेंगे, चिंता ना, ये अमीनो एसिड की डिटेल करने जा रहे हैं, पूरी डिटेल करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। इससे अगला मैं बोल उसमें होगा, इससे भी अगले बस यहीं पे देखो। मेटाबोलाइट जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हम करते हैं, जो भी हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हो रही हैं विभिन्न प्रकार की, हमारी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना। क्योंकि हमारे शरीर में लगातार हम अपने एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो वियर एंड टीयर होती रहती है। इस वियर एंड टीयर को करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारे लाइफ में लाइफ प्रोसेस चलते हैं, विभिन्न प्रकार की लाइफ प्रोसेस चलने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। तो वे एलिमेंट्स या वो केमिकल्स जो इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सीधे सीधे पार्ट करते हैं, दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जो सीधे सीधे पार्ट नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वो कोई एल्कोलाइट्स भी हो सकते हैं, वो कोई सेंट हो सकते हैं, वो कोई पॉइजन हो सकते हैं, है ना। एक और आपने देखा होगा, आपकी इस एक और सारणी बनी हुई होगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, बनी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बनी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, ये याद होनी चाहिए सब बच्चों के, इसमें प्रश्न पूछा जाता है ना। ड्रग्स भी दे रखी होंगी इसमें, ये याद करेंगे सब बच्चे कल, मुझे चाहिए याद सब बच्चों को। इसमें देखो प्रश्न क्या पूछते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सीधा सीधा नहीं पूछ, सीधा सीधा पूछ रहे तो बहुत आसान है ना। फाइंड आउट एल्कोलाइट इन द फॉलोइंग। एल्कोलाइट्स कौन सा है ना। कुछ और नाम दे दिए, एल्कोलाइट्स आपने कर दिया है। एक बार आ जाता है फाइंड आउट ओड वन आउट्स, है इनमें से ओड वन निकालो। दो नीचे से दे दिए, एक ऊपर से एल्कोलाइट्स का उठा के रख दिया। तो इसमें जो ऊपर के तीन चार हैं वो तो बच्चों को याद हो जाते हैं, लेकिन नीचे वाले याद नहीं होते, और वो प्रश्न नीचे वालों में से ही पूछता है, चार में से। तो नीचे के चार से याद करना शुरू करना, ठीक है नहीं, नीचे के चार से याद करना शुरू करना, फिर ऊपर वालों में आना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब ये पक्की याद हो जाएगी तो समझ लो एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। एक प्रश्न का मतलब, ठीक है, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आ गए। माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट में आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। तो हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स में देखने जा रहे हैं एमिनो एसिड्स। क्लियर, बता दूं इसे। एमिनो एसिड्स। अगर हम एमिनो एसिड्स की बात करें, तो एमिनो एसिड्स जो है भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही है ना। एमिनो एसिड्स में दो ग्रुप हैं दिखाई देते हैं। अगर ये देखें, ये दे आर द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। क्या है? मीथेन सब बच्चे जानते हैं, ये मीथेन है ना, है कि नहीं, ये मीथेन, ठीक। सब बच्चे, एक सिंगल वैलेंसी है, कोवेलेंट है, चार वैलेंसी होती है कार्बन की, और सिंगल वैलेंसी के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। इतना तो सब बच्चों को क्लियर है, या कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं क्लियर है? विभिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप भी आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, पढ़े हैं। तो भैया इस मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किससे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, जो एसिड ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से हो गया।
उसके ही साथ एक रिप्लेस हो गया एमीन ग्रुप से। ठीक है, एक तो ये हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो है चौथा, ये स्पेसिफिक, ये क्या है, स्पेसिफिक है, ये कुछ भी हो सकता है। इसे हमने आर से नाम कर, क्योंकि इट कैन बी चेंज्ड, ये चेंज होता रहे ना। बाकी स्ट्रक्चर तो है ही है, लेकिन ये चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हाइड्रोजन ही है, ये भैया देखो मैं इस तरह से खोल के बना रहा हूं जिससे बच्चों को याद रहे, बच्चे भूलेंगे नहीं, ना ही रखने की जरूरत पड़ेगी। ये हाइड्रोजन भी तो रह सकता है, आर में भी हाइड्रोजन है ना। तो ये एक एमिनो एसिड बन गया। ये क्या बन गया, इस एमिनो एसिड का नाम है ग्लाइसीन। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइसीन। ठीक है बच्चों, ये क्या नाम है, ग्लाइसीन। ठीक है, अगर ये, अब इससे बड़ा क्या है, मिथाइल ग्रुप आएगा। मिथाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाए तो ये दूसरा एमिनो एसिड बन गया। इसका नाम क्या है, एनालिन। वो एग्जाम्पल करा रहा हूं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, है ना। और अगर ये आर ग्रुप जो है ऑक्सीमिथाइल के द्वारा रिप्लेस कर जाए, ये क्या बन गया, सेरेन। तीसरा देखो, तीन CH2, अच्छा हाँ H2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सेरेन बन गया। तो यानी आप देख रहे हैं कि अगर आर चेंज हो रहा है तो एमिनो एसिड भी चेंज हो। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, पहली बात तो ये है। इतना पॉइंट किसी बच्चे को क्लियर ना हुआ तो बताएं, हो गया सब बच्चों को। अच्छा ठीक, अब एक और बात आती है, ये जो कार्बन है, क्या है, कार्बन है जिसके ऊपर COOH है, अगर उसी पर NH2 भी हो, एमिनो ग्रुप भी सेम पर हो, जिस पर कार्बोक्सिल ग्रुप हो उसी पर क्या हो, एमिनो ग्रुप भी हो, तो ऐसे जो हैं एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फा एमिनो एसिड। तो ये कौन सा एमिनो एसिड है, अल्फा। ये कौन सा एमिनो एसिड है, अल्फा। ये कौन सा एमिनो एसिड है, अल्फा। क्लियर, इन्हें हम क्या कहेंगे, अल्फा एमिनो एसिड्स। क्लियर। अच्छा, ये तो COH है, लेकिन इस पे NH2 नहीं है, इस पे दूसरा कार्बन दूसरे कार्बन पे आ गया, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये तो अल्फा तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, बीटा, बीटा एसिटिक एसिड है ये, बीटा एसिटिक एसिड या बीटा एथेनोइक एसिड, बीटा एथेनोइक एसिड। यूपीएससी पत्ती पढ़ी है ना सब बच्चों ने, पढ़ी है सबने, कौन है ऐसा जिसने नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी। तूने पढ़ी है, पढ़ी है। अच्छा, और अगर इस बच्चे की तबीयत खराब है क्या, हैं? हैं? क्या हो गया, टेंशन मत ले बेटी,
टेंशन नहीं लेने का। टेंशन लोगे तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। बिल्कुल रिलैक्स होके, मैं कहता हूं हमेशा, आपके शरीर से, स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी एफर्ट कर रहे हैं किसी भी काम के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए तो कर रहे हैं। अगर उस एफर्ट में ही आप अपने शरीर को बेकार कर लोगे तो फिर उससे फायदा क्या? वो उद्देश्य तो बेकार हो गया, है ना? इसलिए टेंशन लेके नहीं करना। हम एफर्ट कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हमने हमने 9 मैच जीत लिए लेकिन फाइनल में हम हार गए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा गेम बेकार था, है? या हमारे किसी गेम में कमी थी। ठीक है ना? कमी कहाँ थी? हमने उससे कॉन्फिडेंट नहीं ली, थोड़े से उत्तेजित हो गए, है ना? जो हमें आता था वो भी हम भूल गए। इसलिए टेंशन नहीं लेने का है, आराम से काम करो, बिल्कुल बिल्कुल फ्री होके सब बच्चे एग्जाम देंगे। ठीक है? नहीं होगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। एक रास्ता बंद होता है तो 100 खुलते हैं, ये मान के चलेंगे। क्लियर? टेंशन लोगे तो जो आता है वो भी खराब कर देगा। ठीक है बेटा? चाहे किसी का कितना भी प्रेशर हो, हमें पता है बच्चों के ऊपर घर वालों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, है ना? वो सोचते हैं कि भाई नीट में मतलब गई बच्ची तो हो ही गया डॉक्टरी में। अरे भैया देखो, आके कितने लाख बच्चा बैठता है और थोड़े कितनी हजार सीटें हैं। कंपटीशन को ऐसे लेना चाहिए, कंपटीशन को जीने मरने के प्रश्न के साथ नहीं लेना चाहिए। ठीक है? ऐसे सोचना शुरू करो, किसी का प्रेशर मत मानो, केवल अपने दिमाग को रिलैक्स करो, ईमानदार रहो अपने उद्देश्य के प्रति और लगे रहो। ठीक है? तो अगर आपकी सफलता है, आपकी किस्मत में है, नंबर एक, आपका एफर्ट उतना है जितना औरों ने नहीं किया। हो सकता है और ने आपसे ज्यादा कर लिया हो, तो नंबर तो वो ले जाएगा नहीं। इसका मतलब ये थोड़ा ना आपका एफर्ट कम हो गया। तो इसलिए बेटा प्रेशर नहीं लेना। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, कोई भी परीक्षा हो, बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ। बिल्कुल कि भाई जितना हमने आज तक पढ़ लिया, इससे ज्यादा हम इसमें बढ़ा नहीं सकते, घटा तो सकते हैं अपनी बेवकूफी से, है ना? बढ़ा तो नहीं सकते लेकिन क्या कर सकते हैं भाई? जितना जितना ज्यादा नर्वस होके काम करोगे तो याददाश्त उतनी कमजोर। पेपर में लिखा कुछ हुआ है, आप पढ़ से कुछ और रहे हैं, है ना? आपने गलत टिक कर दिया, एक और दो क्वेश्चन ऐसे कर दिए तो आपका तो काम खराब हो गया। क्लियर बच्चों? तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक मूल मंत्र याद रखना, टेंशन नहीं लेना। जब भी टेंशन आने लगे, लंबी लंबी सांस लेके अपने अंदर ऑक्सीजन भरो। ठीक है? और मूड चेंज कर लो कि भाई हम इतना ही कर सकते थे, ये हमारी कैपेसिटी है। मैं कहूं बेटा वजन उठा, है ना? मैंने कहूं ये उठा तो आराम से उठा लेगी। मैं 3 4 रख दूं, इसे उठा, कोशिश तो करेगी उठा सको, है ना? और खींच के ले जाने की कोशिश करेगी, ये और वजन कर दूं तो कहीं अब बाहर। तो यही है बेटा, ऐसे ही समझ के चलो। ठीक है? आपके शरीर की कैपेसिटी, आपकी ब्रेन की भी कैपेसिटी। हाँ, आप ईमानदार होने चाहिए। मतलब आप में ईमानदार क्या होना चाहिए कि भाई हमें इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, हमने इतने घंटे पढ़ा, इतने घंटे रिवीजन किया, इतने घंटे याद किया, उसके बावजूद भी नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं हमारे एफर्ट में कमी है, इसका मतलब ये है कि हमें और ज्यादा एफर्ट करना है। बस, इससे अलावा और कुछ नहीं। ठीक है? और एक मूल मंत्र याद रखो, ये सब जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन ना क्रिएट करें सोच सोच के कि आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़े और उसमें वही चीज खराब हो जाए, तो फिर क्या फायदा रहेगा? वो तो लाइन ही हट गई। दैट्स, तो भैया अल्फा हो गया, बीटा हो गया और ये कौन सा हो गया? गामा। कितनी कार्बन है इसमें? हैं? कितनी है? 3 है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा हो गया ये तो। किससे? यही है, यही है प्राइम, यही है प्राइम। ठीक है ना? जिससे कार्बोक्सिलिक जुड़ा है, इसे ही मानेंगे कार्बोक्सिलिक। ठीक है ना? तो भैया इस तरह अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है
कि केमिस्ट्री में तो आपके हो सकते हैं ज्यादा हो, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में तो भैया आपके पास क्यों है अल्फा, क्योंकि हमारे जो प्रोटीन को बनाने वाले अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स हैं सारे के सारे। क्लियर, नोमेनक्लेचर आया अमीनो एसिड्स का यार है। एक और आईयूपीएस प्रति एक और नोमेनक्लेचर होता है, उसे भी जरा अभी हम देखेंगे कि जिस स्रोत से वो मिलते हैं उन पे भी नाम आ जाते हैं, जैसे ग्लाइसिन है ना, मीठे होते हैं, ग्लाइसिन, ग्लूकोज है ना, तो नाम आ गया ग्लूकोज। टायोरिन प्रोटीन से उससे मिलता है, पनीर से, किससे मिलता है, पनीर से मिलता है भाई। तो लैटिन भाषा में पनीर को जो है टायरो कहते हैं, तो उससे नाम आ गया। तो कभी कभी जिस स्रोत से वो आता है उससे भी इन एमिनो एसिड्स के नाम आ जाते हैं, जो जनरल नेम है, नोमेनक्लेचर में। ठीक है बेटा, तो अब हम जो एमिनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन का निर्माण करने वाले एमिनो एसिड जो हैं वो 20 है। वैसे तो एमिनो एसिड की संख्या मोर देन 300 है ना, लेकिन जो प्रोटीन का निर्माण करने वाले वो कितने हैं, 20। उनमें से 20 में से 10 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी में ही हो जाता है, बाहर से नहीं लेने पड़ते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। और 10 प्रकार के एमिनो एसिड्स वो हैं जो हमारे भोजन में होने चाहिए, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड इसेंशियल एमिनो एसिड्स। एनालिन क्या है, एनालिन, एस्परजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ओलिन, थायरिन, और एक है टायरोसिन, टायरोसिन। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन भी रह गए, यहाँ पे 7वें नंबर पे ग्लाइसिन लिख लो, ग्लाइसिन। 8वें पे हो जाएगा होलिन, 9वें पे हो जाएगा साइरिन, और 10वें पे हो गया टायरोसिन। क्या हो जाएगा, टायरोसिन। ये है भैया आर्जिनिन, आर्जिनिन, हिस्टामिन, आइसो लाइसिन, लाइसिन, मैथोलिन, फिर है इसमें मेलानिन है एक,
एक है फिनाइल एलेनिन, एक क्या है फिनाइल एलेनिन, एक है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान लिखा दो जो ट्रिप्टोफान। ठीक है, ये जो 20 है क्या है, 20 है बच्चे, इनमें प्रोलीन को छोड़कर क्या है, सारे के सारे प्राइमरी एमिनो एसिड्स हैं। कैसे हैं, 19 के 19 एमिनो एसिड प्राइमरी है, क्योंकि वो NH2 जुड़ता नहीं है उसके साथ, एक साइक्लिक की तरह से जुड़ता नहीं है, लेकिन प्रोलीन में जुड़ा रहता है, तो ये सेकेंडरी एमिनो एसिड्स है। ये कैसा एमिनो एसिड है, सेकेंडरी एमिनो एसिड है। बाकी 19 के 19 क्या है बेटा, प्राइमरी एमिनो एसिड है। अगर हम एमिनो एसिड की नेचर की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, किसकी बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो भैया उसमें एक तो ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, ठीक है, दो ग्रुप है। इसके अलावा आर भी है, आर बदलता रहता है ना, इसके और उसके कारण तो प्रॉपर्टी बदलेगी नहीं, बदलती है इनकी भी संख्या के ऊपर डिपेंड करती है ना, और आर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इन तीनों चीजों के ऊपर। अब अगर हम इसमें देखें, ये तो एक कैसा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, और ये कैसा ग्रुप है, एल्केनिक ग्रुप, एल्कली है ये, ठीक है। और अगर इनकी संख्या बराबर है दोनों की, क्या है, तो न्यूट्रल मीडिया में ये आयन देंगे। कैसा देगा आयन, देखो ये देगा, सी है ये है COO, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज भी है ना, दोनों है, लेकिन एज ए होल ये क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है ना। ऐसे आयन को ज्यूटर आयन कहते हैं। बायोपोलर है ना ये, दोनों पोल हैं इसमें, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, ज्यूटर, ठीक है, क्या कहते हैं, और ये होता है न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है। अगर इसे ही हम एसिडिक मीडियम में डाल दें, किसमें डाल दें, मीडियम क्या हो, एसिडिक हो, तो भैया क्या होगा, एसिडिक मीडियम में, देखो एसिडिक मीडियम में ये कंडीशन होगी, ये बताओ, एसिडिक मीडियम में ये क्या होगा, कौन सा चार्ज होगा, चार्ज कौन सा आ जाएगा, आप देखो ध्यान से देखो, इस पे नेट चार्ज क्या है, प्लस चार्ज है, नेट कैसा चार्ज है, प्लस, देखो यहाँ तो माइनस नहीं है ना, एसिडिक मीडियम में, ये न्यूट्रल मीडियम में दिखाएंगे दोनों, न्यूट्रल न्यूट्रल पानी में, जैसे पानी में अगर हम इसे घोलें, एमिनो एसिड्स को पानी में घोलें, तो कौन सा आयन देगा, न्यूट्रल आयन। किसी एसिड, पानी में कुछ एसिड की बूंद डाल के घोल दे तो कौन सा आयन प्राप्त होगा, ये, और अगर एल्कली की बूंद डाल के डाल दे तो कौन सा एसिड, कौन सा आयन प्राप्त होगा, दिखाई दे रहा है। अब आपकी अपनी बुक खोलो, ये ये तीन चित्र बने हुए हैं ना, इसमें एक चीज ऐड कर लो, पहले वाले डायग्राम में देखो, पहले वाला डायग्राम ये होगा, देखो देखो यही है ना, नीचे इसके लिख दो एसिडिक मीडियम, वो नहीं लिखा हुआ इसमें, लिख दिया। फिर दूसरे नंबर का ये होगा ज्यूटन आयन, इसके नीचे लिख दो वाटर, वाटर तो लिख दो, या वाटर के अलावा और कोई भी न्यूट्रल मीडिया हो। तीसरे नंबर पे ये डायग्राम बना हुआ होगा, ये देखो बना हुआ है, इसे एल्कली मीडिया,
ये समझ में आया या नहीं आया? बहुत आसान है ये, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। देखो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपके जहन में है ये, Yes, sir. तो इससे ही सारे स्ट्रक्चर बने, इसे देखो, है ना भैया। एक धना एक प्रोटॉन इसके ऊपर आ जाए, क्या आ जाए? एक प्रोटॉन इसके ऊपर आ जाए तो ये पॉजिटिव आयन, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव आयन है। प्रोटॉन का मतलब H प्लस बढ़ गया, दो थे तो एक आ गया और प्लस का निशान आ गया, तो एक प्लस बढ़ गया नहीं, तो ये पॉजिटिव आयन बन गया। ठीक है, अगर ये अपने अंदर से एक प्रोटॉन निकाल दे तो एक माइनस बढ़ गया, इसका मतलब यहां इसने क्या कर दिया, एक प्रोटॉन निकाल दिया, तो एक कैसा चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। एक निकाले और एक ले भी ले तो दोनों चार्ज आ गए इस पे, तो न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो आ रहा है? तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल हार्ड सोचो कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है, कुछ नहीं है ये, सिंपल है बिल्कुल तरीके से, है। अब अगर हम इनमें देखें, ये 20 में से क्या देखें, 20 में से कुछ इनमें एसिडिक है, कुछ एल्कली है, कुछ एरोमेटिक है। एसिड से तो नाम से ही पता लग रहा है, और कौन से हैं? Sir, ठीक है, ये क्या है बेटा, एसिडिक है, क्लियर। और अगर आप देखें किनमें एरोमेटिक से पता लग जाएगा, एरोमा कंपाउंड देखो, एक हो रहा है इधर, क्यों लिखा नहीं गया 10वां, 10वां मैंने लिखा नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर किसका है, किस अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है, किसका, ग्लाइसिन का, सिंपल एच है वहां पर, है ना? और आइसोलाइसिन हेलेन एस्परजिल, एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, आर्जिनिन, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई yes, sir. है? तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऊपर इसी के ऊपर, इस लिस्ट के ऊपर ही देखो, एसिडिक दे रखे हैं, कौन कौन से एमिनो एसिड एसिडिक हैं दिया हुआ है इसमें, ऊपर देखो यही यही होंगे, एग्जाम्पल दे रखे होंगे, ये एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, मैंने तो इतने सारे लिखाए हैं लेकिन इनमें से कुछ एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। एसिडिक का तो याद रहेगा, एल्कली के याद रख लो, एल्कली के याद रख लो, जो जो दे रखे हैं, ठीक है, यही पूछे जाते, इन्हें अंडरलाइन कर लो अभी से, हो गए। अच्छा, अब ये जो एमिनो एसिड्स हैं बेटा, ये पॉलीमर्स क्या है, ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के अणु जुड़ते हैं, है ना, एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड जुड़ेंगे, लेकिन ये हेट्रोपॉलीमर्स, हेट्रोपॉलीमर्स क्या होते हैं, यानी एक एमिनो एसिड अगर एनालिन है तो दूसरा एनालिन नहीं होगा जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो एस्परजिन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ये हेट्रोपॉलीमर्स, हेट्रोपॉलीमर्स है, सारे के सारे एमिनो एसिड्स जो चैन में बने हुए हैं, जो पॉलीमर्स में बने हुए हैं, वो एक जैसे नहीं है, सारे के सारे जो प्रोटीन्स को बनाने वाले एमिनो एसिड्स हैं वो क्या है बेटा, हेट्रोपॉलीमर्स हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यहां तक सब बच्चों को क्लियर हुआ, हेट्रोपॉलीमर्स हैं ये या नहीं हुआ? अच्छा, और देखते हैं, उसके बाद एक रिवीजन मार, ये पॉलीमर्स की जो चेन है ना, अब बनती कैसे, इनके बीच में
पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे? जरा ये भी देखिए। तो भैया एक मान लिया यहां पर एक, ये रिएक्ट करेंगे और पानी का एक मोलिक्यूल्स निकाल देंगे। क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और पानी का एक मोलिक्यूल्स निकाल देंगे। तो भैया ओ एच इधर से और एच इधर से जाएगा, इसे ऐसे लिख लेता हूं मैं, प्लस। ठीक है। तो भैया इधर क्या बचा? सी ओ, और ये है पेप्टाइड बॉन्ड। यही है क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे कर करके जुड़ते चले जाते हैं, एक तरफ से NH2 दूसरी तरफ से COH। ठीक है। अगर ये हम पेप्टाइड बॉन्ड देखेंगे, अगर हम अल्फा अमीनो एसिड्स में, किसमें? अल्फा अमीनो एसिड्स में, तो क्या देखने को मिलता है? एक सिरे पे कौन है? COH, और दूसरे सिरे पे कौन है? NH2। तो एक पे N, एक पे C, एक N एंड एक C है। ठीक है ना? एक एंड क्या है? N है, और एक एंड क्या है? C है। ठीक है। तो ये मिलके बना रहे हैं प्रोटीन। क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है वो तो पॉलीपेप्टाइड से बना है। अब ये जो पेप्टाइड है, अगर हम इसमें केवल दो ही अमीनो एसिड जुड़ते हो तो हम उसे क्या कहते हैं? डाइपेप्टाइड। अगर तीन जुड़े तो ट्राई, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर 10 से ज्यादा जुड़े तो पॉलीपेप्टाइड। और अगर इनकी संख्या किससे ज्यादा हो जाए? 100 से ज्यादा हो जाए, तो वो जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वही प्रोटीन होते हैं, है ना? वही क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड जो है, अमीनो एसिड्स की संख्या मोर देन क्या हो? 100 हो। हालांकि हालांकि कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिन्हें प्रोटीन माना गया है और उनमें अमीनो एसिड की संख्या कम है, जैसे कि इंसुलिन में। जैसे कि इंसुलिन में प्रोटीन की संख्या लेस देन 60 है। लेस देन 60 है, 16 नहीं 60। लेकिन इवन देन इट इज ए प्रोटीन। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। मैंने एक बेसिक बात आपको बताई। अब हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कई आधार पे हो सकता है वो। एक होता है सिंपल प्रोटीन। क्या होता है? सिंपल प्रोटीन। भाई ये सिंपल प्रोटीन है। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या होते हैं? सोल्यूबल्स होते हैं। और अगर इनका तोड़े तो इसमें अल्फा एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं ये? अल्फा, सीधे सीधे अल्फा एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं। दे आर कॉल्ड सिंपल प्रोटीन। जैसे अंडे की एल्ब्यूमिन एक सिंपल प्रोटीन का उदाहरण है। अंडे का एल्ब्यूमिन क्या है? सिंपल प्रोटीन है ना? अगर इस प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीनस पार्ट भी जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट प्रोटीन। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्या होते हैं भाई कॉन्जुगेटेड प्रोटीन? एक तो प्रोटीन है, एक नॉन प्रोटीनस पार्ट है। प्रोटीन है और एक नॉन प्रोटीनस पार्ट है। ऐसी प्रोटीन कौन सी है? आपने नाम सुना न्यूक्लियो प्रोटीन? क्या नाम सुना? क्या है भाई न्यूक्लियो प्रोटीन? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, है ना? जैसे क्रोमोसोम में है। इस बच्ची ने कहा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या है?
क्या हुआ? शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन में क्या हुआ? लिपिड्स एंड प्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो प्लस प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक तरह का क्रोमोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? क्रोमोप्रोटीन है, कलर वाला है ना, क्रोमोप्रोटीन। क्लियर हो गया? तो भैया इन्हें हम क्या कहे? इन प्रोटीन्स को हमने क्या कहा? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। एक होते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। क्या होते हैं? तीसरे प्रकार के डेराइव्ड प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या है भैया? हमने अभी आपको बताया सामान्यतः प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन वो सीधे सीधे अल्फा एमिनो एसिड्स दे रहे हैं, लेकिन डेराइव्ड प्रोटीन ऐसे हैं जब इनका वाटर के साथ एसिड या एल्कली मीडिया में हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो ये प्रोटीएज दे दें। क्या दे दें? पेप्टॉन्स दे दें। पेप्टाइड में टूट जाएं। किसमें टूट जाएं? देन दे आर कॉल्ड डेराइव्ड प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? डेराइव्ड प्रोटीन। तो प्रोटीन की कितनी कैटेगरी बताई मैंने? 3। एक सिंपल, पानी में घुले और सीधे सीधे क्या दे दें? अल्फा एमिनो एसिड्स दे दें, सिंपल प्रोटीन। दूसरे क्या है? कॉन्जुगेटेड, किसी के साथ कॉन्जूड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। वो लिपिड भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, कोई कलर भी हो सकता है, क्रोम भी हो सकता है। ठीक है। तीसरे प्रकार के हैं टूटे लेकिन बड़ी इकाइयों में, जैसे प्रोटीएज में टूटे, पेप्टॉन्स में टूटे, पेप्टाइड्स में टूटे, तो दे आर कॉन्जुगेटेड। क्लियर? ये तो हुआ सिंपल। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के आधार पर भी यह स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी कितने प्रकार का है? 4 प्रकार। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कितने प्रकार का है बच्चों? 4। जरा समझें इसे हम। इसमें बच्चे मात खाते हैं कुछ। एमिनो एसिड का कॉन्सेप्ट तो आ गया ना समझ में? ये है एमिनो एसिड, ये जुड़ते चले जाएंगे, है ना। एक सिरे पे एन है, दूसरे सिरे पे CH, अल्फा एमिनो एसिड्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सिंपल समझो बायोलॉजी की भाषा में। एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है भैया? प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो बिल्कुल सीधी सीधी है। एमिनो एसिड सीधे सीधे जुड़ते चले जा रहे। ठीक है भैया। एक एमिनो एसिड मान लिया ये, फिर दूसरा ये जुड़ गया, तीसरा एमिनो एसिड ये, चौथा ये, पांचवा ये, इस तरह से जुड़ते जाएंगे। ठीक है। लेकिन आप जानते हैं एक सिरे पे एन आएगा और अंतिम एक सिरा जो बचेगा उस पर हमेशा सी रहेगा। बताया ना ये बात? है? अगर हम देखें तो इन्हें हम न्यू भी दिखा सकते हैं, है? हो सकती है ये। तो ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या है? ठीक। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है इनकी जरूरत अलग अलग पड़ती है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में। केमिस्ट्री वाला क्या कहेगा? बाई डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेगा कि भाई डायमेंशन 2 टाइप से दिखाई दे। फिजिक्स वाला 3 डायमेंशन देगा और बायोलॉजी वाला 4 डायमेंशन में चाहेगा। किसमें चाहेगा? 4। इसलिए स्ट्रक्चर भी एक तो प्राइमरी सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसे भाई हमने बता दिया प्रोटीन है ये, है ना। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ये, दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के साथ किसके साथ जुड़ी है? सल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ेगी या हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगी? भाई एक और संरचना आ जाए तो उसके साथ सल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगी या नहीं है? पढ़ा है आपने सल्फाइड बॉन्ड होता है इसमें, रहा ना। तो सल्फाइड बॉन्ड के साथ सीधे सीधे इस तरह से जुड़ेगी। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि भैया ये जो प्रोटीन का धागा है ना, ये क्या बना रहा है? हेलिक्स बना रहा है। हेलिक्स बना रहा है। क्या बना रहा है? हेलिक्स। और अब हेलिक्स जो बनाएगा, घूमेगा, तो घूमने के तो लूप बनाने के 2 तरीके हैं। मैं कहूं इसके चारों तरफ धागा लपेटो, तो एक बच्चे ने यूं लपेट दिया, एक बच्चे ने क्या कर दिया? 2 तरीके हैं ना। राइट हैंड को करो, है ना।
तो आपके जो हैं जितने भी स्ट्रक्चरल अमीनो एसिड्स हैं वो क्या है, राइट हैंडेड हेलिक्स बना, क्या बनाते हैं, राइट हैंडेड। बस राइट हैंड को यूज करके आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा थंब रूल, है ना, तो यहाँ पे भी इसी थंब रूल को पकड़ लो दोबारा से, ठीक है। हाँ, राइट हैंडेड, सारे के सारे राइट हैंडेड है, कोई भी लेफ्ट हैंडेड नहीं है। क्लियर हो गया, राइट हैंडी हेलिक्स बना। अब ये हो गया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया। अब टर्सरी स्ट्रक्चर भी है। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है भैया, जैसे ये जो पड़ा हुआ है ना, ये आपने देखा कि ये आ गया। अब ये जो पड़ा हुआ है ना, ये मतलब ये लूप, ये इकट्ठा, ये लूप होता हुआ ही आपने इकट्ठा सा कर दिया, तो मान जाएगा इकट्ठा बन जाए इस तरह से, है ना। तो ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशन टर्सरी स्ट्रक्चर। क्लियर है, क्या बन जाएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर। क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या होगा कि ये कितने धागे हैं, एक ही धागा, एक ही सिरा है, एक ही पॉलीपेप्टाइड है, उसमें कई पॉलीपेप्टाइड आके एक बोल नुमा संरचना बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बोल की तरह संरचना बना लेंगे। और इस बोल की तरह संरचना में दो चीजें होंगी, एक इसका हाइड्रोफिलिक सिरा होगा, एक हाइड्रोफोबिक सिरा होगा। जो हाइड्रोफिलिक सिरा होगा वो आउटसाइड में होगा, पानी से साथ प्यार करने वाला, पानी में घुलने वाला, इसलिए प्रोटीन पानी में घुल जाते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, इजिली घुल जाते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को हम देखें, किसको देखें, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को हम देखें। प्रोटीन है, प्रोटीन बहुत सारे कार्य हमारी बॉडी के अंदर करते हैं। क्या करते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे कार्य करते हैं। क्या क्या काम करते हैं भैया, ये एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी का निर्माण कर रहे हैं, है ना। किसका निर्माण कर रहे हैं, बॉडी का। अच्छा, कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा एबेंडेंट है हमारी बॉडी में, कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा है, कोलेजन। कौन सी प्रोटीन है, कोलेजन। और बायोस्फीयर में कौन सी है, कौन बताएगा बायोस्फीयर में, खोलो प्रोटीन, प्रोटीन खोलो, है ये मैं ऐसी प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, आगे 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 देखो आपकी बुक में ना। हाँ, मैं एक चीज बता दूंगा आपको, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपकी बुक में क्या काम किया है कि भाई सबसे पहले सारे के ना सारे जो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं या बेसिक है वो पहले लिए, फिर उनका स्ट्रक्चर बाद में लिया। मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे किया, अगर एमिनो एसिड लिया तो एमिनो एसिड किसको बना रहा है, प्रोटीन को बना रहा है, तो उसे पूरा एक साथ लिया। यानी आपकी बुक में बीच बीच में दे रखा है, ठीक है। हाँ, प्रोटीन आ गया। हाँ, और खोलो, ये तो एमिनो एसिड शुरू हो गया। हाँ, ये प्रोटीन वाला लेसन में ये देखो, जहां पे दिया हुआ है एमिनो एसिड्स में कौन सा एमिनो एसिड सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में है, और कौन कौन सा, सॉरी, प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है, और कौन सा प्रोटीन बायोस्फीयर में ज्यादा है। देखो ये नाम दिया हुआ है आपकी किताब में कहीं, कहीं दे रखा होगा एमिनो एसिड या इसमें ही प्रोटीन में, बस इतने हिस्से में ही है कहीं, किसी हिस्से में से ढूंढो। पढ़ी है किताब ये कभी या नहीं पढ़ी, यहीं देखो आसपास, यहाँ नहीं होगा तो अमीनो एसिड वाले हिस्से में देखो, यहाँ पे वो यूज दे रखे हैं उनके। ये देखो, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये किसका हिस्सा है, अच्छा पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे आ गया, दिया होगा। दिखाइए, मुझे दिखाओ, मैं देता हूँ आपको। किताब पढ़ते नहीं हो, किताब मैंने कहा था पहले दिन में, कहा था रंगी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, किताब जो है रंगी होनी चाहिए। इसकी किताब जितनी रंगी होगी वो बच्चा इसका मतलब उतना ही पढ़ा है। ये देख, मैंने कहा था ये 148 पे दूसरी लाइन, ऊपर से दूसरी लाइन पढ़ो, रिबुलोज बाई सल्फेट कार्बोक्सिनेज ऑक्सी ऑक्सीजिनेट ऑक्सीजिनेट। जो एमिनो एसिड है, वो जो प्रोटीन है, वो बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा है।
ये वही पूछा है मैंने जो आपकी बुक में है ना? ये बात ध्यान में रखेंगे। क्लियर? सब बातें समझ में आई आपको या नहीं आई? एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या है। हमने पढ़े हैं बायोमोलिक्यूल्स, कोई भी कार्बन कंपाउंड जो ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प करते हैं बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। दे में बी ऑफ टू टाइप, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। जिन बायोमोलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट कितना होता है 80 टू 800 डाल्टन तक होता है, दे आर माइक्रो मोलिक्यूल्स। और जिनका ज्यादा होता है दे आर मैक्रो मोलिक्यूल्स। हालांकि जो लिपिड्स हैं उनका मोलिकुलर वेट कम होता है, इवन दैट वो बड़े तो होते हैं लेकिन मोलिकुलर वेट क्या होता है, कम होता है। इवन दैट दे आर मैक्रो मोलिक्यूल्स, वो फिर भी क्या है बेटा, मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं। क्लियर हो गया? अगर हम एक्सपेरिमेंटल देखें तो एसिड सोल्यूबल पार्ट है और एक एसिड इंसोल्यूबल पार्ट है। एसिड इंसोल्यूबल पार्ट के अंदर 4 प्रकार के कंपाउंड आपने देखे, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, ये आपने देखे। दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और इनके स्ट्रक्चर में ही एमिनो एसिड्स को जब हमने पढ़ा, एमिनो एसिड्स जो है डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मीथेन में 4 हाइड्रोजन जो है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा, एक एमिनो ग्रुप के द्वारा, एक हाइड्रोजन तो है ही है उसमें जो तत्व है, और एक किसके द्वारा किया गया है, मतलब स्पेसिफिक है, वेरिएबल है ना, जो बदलता रहता है, जो क्या होता रहता है, बदलता रहता है। एमिनो एसिड्स जो हैं मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एमिनो एसिड के अगर हम देखें, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में क्रिया करके वाटर का मोलिक्यूल्स निकालते हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड कई संख्या में हो सकते हैं, इनकी संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है। देन दे रीच मोर देन 100, दे फॉर्म प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को निर्माण करने वाले 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, जिनमें 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जिन्हें हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और जो अमीनो एसिड्स हमें अपनी बॉडी से ही प्राप्त हो जाते हैं उन्हें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। एमिनो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप को अगर देखें तो दे आर डिफरेंट प्रॉपर्टी, वन इज एसिडिक एंड वन इज बेसिक। ठीक है, अगर हम एमिनो एसिड्स को ही देखें तो अलग अलग माध्यम में उसकी जो पोलैरिटी है वो अलग अलग होती है, ध्रुवता जो है अलग अलग होती है। न्यूट्रल मीडियम में पानी के अंदर वो बाइपोलर की तरह व्यवहार करता है, वो जो है पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, ऑल ओवर वो कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं होता, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, एंड इट इज कॉल्ड ड्यूटर आयन, है ना। एल्कली मीडियम में वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, और सॉरी, एल्कली मीडियम में वो नेगेटिव चार्ज रहता है और एसिडिक मीडियम में वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, अगर हम जो हमारे प्रोटीन बनाने वाले एमिनो एसिड्स हैं उनकी जो कार्बन है वो कौन सी है, अल्फा कार्बन के ऊपर में क्या होते हैं, अल्फा कार्बन पे होते हैं। अल्फा कार्बन वो है कि एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, वो दोनों सेम कार्बन पर होते हैं। ठीक है, जब हम नोमेनक्लेचर देने की बात करते हैं तो नोमेनक्लेचर हमेशा आईयूपीएसी पत्ती में आपने अगर देखा होगा तो NH2 ग्रुप की तरफ उसे नंबर देते हुए, नंबर एक तो COH वालों को दिया जाता है लेकिन नाम लिखने के लिए उधर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड बनती है ब्रांच, उनमें एक सिरे पर एमीन ग्रुप रहता है और दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है। तो जिस सिरे पर एमीन ग्रुप रहता है वो 9, अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो हमारे अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, है ना, इनमें लेफ्ट साइड में हमेशा NH2 होता है और राइट साइड में क्या होता है, COH होता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये मिलके बना लेते हैं क्या, क्या बनाते हैं मिलके, अच्छा 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, इनमें से कुछ एसिडिक है, कुछ बेसिक है नेचर में और कुछ एरोमेटिक है। क्लियर? कुछ एरोमेटिक है। नेक्स्ट जो है, जो पॉलीपेप्टाइड ब्रांच है, जो हम देखे प्रोटीन बनाए हैं, प्रोटीन भी 3 प्रकार के हमने देखे, कौन कौन से, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड
डेराइव्ड प्रोटीन। क्लियर? तीसरे प्रकार के हमने दूसरे अगर हम देखें स्ट्रक्चर देखें तो चार प्रकार के स्ट्रक्चर हमने प्रोटीन के पढ़े। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर। क्लियर? प्रोटीन का जो काम हमारी बॉडी में है वो अलग अलग, वो एंजाइम भी हैं, वो हार्मोन भी हैं, वो एंटीबॉडीज भी बनाते हैं, वो बॉडी का निर्माण भी करते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं, है ना। और कहीं कहीं पर वो मॉलिक्यूल्स को, जो हमारा शुगर है उसे एक और सारणी आपकी बनी हुई है, देखो जरा ध्यान से, पीछे पीछे आओ मेरे हिसाब से, तो जहां ये क्या ये तो वही है शायद। हाँ यहाँ पर है शायद, ये कौन सी है? प्रोटीन के टाइप है ना, क्या क्या काम कर रहे हैं। हाँ, ये सारणियां बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। इन सारणियों में से प्रश्न आते हैं, इन सारणियों में से प्रश्न आते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो मेटाबोलाइट्स हैं आपके, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसमें से भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए इन प्रश्नों को बच्चों अच्छी तरह से आपको तैयार रखना है। ठीक है? जिस प्रकार से प्रोटीन की संरचना है, ऐसे ही किसकी संरचना होगा? लिपिड्स की, ऐसे ही पॉलीसैकेराइड्स की, ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड की। तो दे विल बी क्लियर। यस सर। पढ़ाई हो रही है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, यस मन सर। से पढ़ रहे हैं, यस सर। टेंशन लेके नहीं पढ़ रहे। किसको किस किस को टेंशन हो रही है? हाथ खड़ा करो। सबसे ज्यादा तुझे लग रही है, मुझे तो बिल्कुल टेंशन में डूबी पड़े है भाई। क्या हो गया तुझे? सर एक तो पढ़ाई की टेंशन, ऊपर से घर की कुछ टेंशन आ जाए इतनी सारी, क्या कर सकते हैं सर। हाँ देखो, ज्यादा टेंशन स्टूडेंट को ना, ठीक है, एक चीज याद रखो, मैंने कहा था एक लक्ष्य निर्धारित करो। जैसे अर्जुन को ना बराबर में कोई से चूंट रहा है, उसके सुई चुभ हो रहा है, उसे क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है उसे, उस पर ध्यान देता है। अगर नजर लक्ष्य पे है ना, और आप समझते हैं कि आपके इन्वॉल्व हुए बगैर और या इन्वॉल्व होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व ही मत हुई, है ना। अनावश्यक इन्वॉल्व होने से क्या फायदा? जो जिसके लेवल की प्रॉब्लम है उसी के इन्वॉल्व होने से तो सोल्व होगी वो। आप तो उसे टेंशन ले रहे हैं अनावश्यक रूप से, आपके इन्वॉल्व, तो आप अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। ठीक है? अपरिहार्य स्थिति हो जाए कि भाई आपके इन्वॉल्व होने के बगैर वो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होने की, तो वहां पे अपना योगदान दीजिएगा, यस सर। है ना। और जब आपको पता है कि भैया आप उसमें जो दें या ना दें, अनावश्यक रूप से दर्शक की तरह खड़े रहे, तो आप अपना इसका मतलब समय बेकार कर रहे हैं, तो अपने लक्ष्य को तोड़ रहे हैं। तो अपने लक्ष्य पे बने रहो, बिना टेंशन हुए तैयारी में लगे रहो बस। ठीक है, पढ़ाई बढ़ा दो, अब तो मौसम ठीक हो गया, तो ठंड वंड सब गई, है ना। बस अब तो आप 5 में ही याद रखो, है ना, लेकिन बिना प्रेशर के, यस सर। बिना प्रेशर के, कि भाई हम कितनी तेजी से कैसे इफेक्टिवली जो है अपने काम को कर ले। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। और बढ़िया तरह से पढ़ते रहे आप लोग। मेरी विशेष तो यही है कि भाई हमारे बच्चों में से जो बच्चे पूरी मेहनत लगन निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, ऊपर वाला जो है उन्हें आवश्यक जो है प्रतिफल प्रदान करें। थैंक यू।